नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लीगल एंड लॉजिकल विजन पर। मैं हूं आलोक तिवारी और आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रसिद्ध पत्रकार राहुल शिवशंकर द्वारा कर्नाटक सरकार की गई आलोचना और उसके बाद उनके ऊपर हुई एफआईआर और इस मामले में 17 मार्च 2025 को आए कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले की। विषय बहुत महत्वपूर्ण है और सिर्फ देश के पत्रकारों से ही जुड़ा हुआ नहीं है, देश के हर नागरिक से जुड़ा है, हमारे और आपकी बोलने की आज़ादी से जुड़ा हुआ है। बल्कि ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा कर देता है कि क्या सरकार से प्रश्न पूछना ही अपराध है, और यदि ये अपराध है तो फिर संविधान द्वारा हमें दिए गए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन जीने के अधिकार सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। राहुल शिवशंकर, जो पहले टाइम्स नाउ में एंकर थे और अब वो CNN न्यूज़ 18 में हैं, के एक बयान को लेकर कर्नाटक सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। मामला यह था कि कर्नाटक सरकार द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद 29 फरवरी 2024 को पत्रकार राहुल शिवशंकर ने अपने न्यूज़ शो में कर्नाटक सरकार की विभिन्न नीतियों और प्रशासनिक विफलताओं की आलोचना करते हुए कहा था, कर्नाटक सरकार एक गहरी राजनीति में उलझी हुई है, जहां प्रशासनिक फैसले जनता के हित में नहीं बल्कि वोट बैंक और व्यक्तिगत लाभ के लिए लिए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार यहां चरम पर है और आम नागरिक इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। उनके इस बयान के बाद कर्नाटक सरकार ने उनके खिलाफ मानहानि, डिफेमेशन और फेक न्यूज़ फैलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई। राहुल शिवशंकर ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो उन्हें संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) द्वारा प्राप्त है, का सीधा सीधा उल्लंघन है। इसके बाद राहुल शिवशंकर ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कर्नाटक सरकार से उनके बजट के संबंध में एक सवाल पूछा। राहुल का सवाल यह था कि मंदिरों से सरकार को भारी राजस्व प्राप्त होता है, लेकिन फिर भी इस बजट में मंदिरों के लिए कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है, जबकि अन्य धार्मिक स्थलों को बड़ी बड़ी रकम आवंटित की गई है। आखिर ये भेदभाव क्यों? ये ट्वीट किया था उन्होंने, राहुल जी ने। 12 मार्च 2024 को कर्नाटक के कोलार के नगर पार्षद एन अम्बरेश ने शिवशंकर के इसी ट्वीट को कर्नाटक सरकार के बजट पर उठाए गए सवाल पर तिरस्कारपूर्ण और भड़काऊ बताते हुए उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153(a) समाज में घृणा और वैमनस्यता फैलाने और धारा 505 अफवाह, झूठी और भ्रामक सूचना फैलाने के मामले में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने शिवशंकर के व्यंग्यात्मक ट्वीट के विरुद्ध शिकायत में आरोप लगाया कि उनका ट्वीट सरकार द्वारा वक्फ संपत्तियों के विकास, मंगलुरु में हज भवन और ईसाई पूजा स्थलों के विकास के लिए सरकार द्वारा धन आवंटन करने को लेकर के था। पार्षद ने आरोप लगाया कि उनके बयान से धार्मिक समूहों के बीच नफरत और असहमति फैल सकती है। मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। हालांकि यह अधिकार पूर्णतः असीमित नहीं है। अनुच्छेद 19(2) के तहत इस स्वतंत्रता पर यथोचित प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। ये प्रतिबंध संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता या अपराध के उकसावे को रोकने के हित में लगाए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई फैसलों में इस बात को दोहराया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र की आधारशिला है, लेकिन इसे सामाजिक हितों के साथ संतुलित करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि कोई अभिव्यक्ति हिंसा को भड़काती है, दुश्मनी को बढ़ावा देती है या सार्वजनिक व्यवस्था को खतरे में डाल देती है, तो इससे अनुच्छेद 19(2) के तहत प्रतिबंधित किया जा सकता है, कानून के द्वारा रोका जा सकता है। अब चलते हैं कोर्ट में क्या हुआ, इस मामले को समझते हैं। हाई कोर्ट के जस्टिस एम नागप्रसन्ना की बेंच के सामने मामले की सुनवाई हुई, जो इनका डिफेमेशन का मामला कर्नाटक सरकार ने लगाया था राहुल जी के ऊपर। कर्नाटक सरकार की ओर से पेश हुए विशेष सरकारी अधिवक्ता BN जगदीश ने कोर्ट में तर्क दिया कि शिवशंकर का ट्वीट पूरी तरीके से झूठा है। ये केवल दो धार्मिक समूहों के बीच वैमनस्य पैदा करने के इरादे से किया गया था। राहुल शिवशंकर के वकील ने तर्क दिया कि यह झूठ नहीं है और एक पत्रकार के रूप में वे अक्सर
महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए इस तरह के तथ्यात्मक ट्वीट साझा करते रहे हैं, लेकिन इसे उनके खिलाफ आपराधिक आरोप के रूप में नहीं देखा जा सकता। उनके वकील ने यह भी कहा कि इस तरह के प्रश्न को किसी भी तरीके से धार्मिक समूहों के बीच घृणा या वैमनस्य उत्पन्न करने का प्रयास भी नहीं माना जा सकता। उन्होंने आगे कहा, राहुल शिवशंकर के वकील ने, कि यदि ऐसे प्रश्नों को धार्मिक समूह के बीच घृणा और वैमनस्य उत्पन्न करने का प्रयास समझा जाने लगेगा तो इस देश में कोई भी पत्रकार या व्यक्ति धर्म से संबंधित मुद्दों पर सवाल करने का साहस ही नहीं जुटा पाएगा। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि केवल सरकार की आलोचना के आधार पर किसी पत्रकार के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती। कोर्ट ने सरकारी वकील से यह भी कहा कि यदि कोई पत्रकार सरकार से प्रश्न पूछता है तो सरकार को सत्य को अदालत में प्रस्तुत करना चाहिए, न कि मानहानि और वैमनस्य फैलाने के आरोप लगाने चाहिए। मतलब बहुत तीखी बात कही थी उन्होंने उस समय सरकारी वकील से कि अगर इन्होंने जो प्रश्न पूछे हैं उसके जवाब में आपको लाना चाहिए था, न कि आपको उल्टा इनके ऊपर मानहानि का केस करना चाहिए था। कोर्ट ने राहुल शिवशंकर के विरुद्ध दर्ज की गई एफआईआर को पूरी तरीके से रद्द कर दिया। मैं अपने दर्शकों की जानकारी में ये तथ्य भी लाना चाहता हूं कि इस निर्णय से पहले भी सरकार द्वारा अनेक मौकों पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलने का प्रयास किया गया, परंतु हर बार न्यायालय ने अपने निर्णयों से इस पर सख्ती से लगाम लगाई है। रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य 1950 का मामला है। यह मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक निर्णय था। कोर्ट ने एक प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को असंवैधानिक ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्वतंत्र प्रेस लोकतंत्र की रीढ़ है। बेनेट कॉल्विन बनाम भारत संघ 1973 का मामला, जब सरकार ने कागज की कमी बताकर टाइम्स ऑफ इंडिया को केवल 10 पन्नों का अखबार छापने के लिए कहा था, मतलब दबाव बनाया था, और उनका पेपर का कोटा कम कर दिया था। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस की स्वतंत्रता के अनुच्छेद 19(1)(a) का अभिन्न हिस्सा माना। कोर्ट ने समाचार पत्रों पर लगाए गए न्यूज प्रिंट कोटा को रद्द कर दिया क्योंकि यह प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लंघन था। एस रंगराजन बनाम पी जगजीवन राम 1989 का मामला, इसमें कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अप्रिय या विवादास्पद विचार व्यक्त करने का अधिकार भी शामिल है, जब तक वे हिंसा या सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित ना करें। अर्णव गोस्वामी बनाम महाराष्ट्र सरकार 2020, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक पत्रकार को सिर्फ सरकार की आलोचना करने के लिए जेल में नहीं डाला जा सकता। लेकिन प्रश्न उठता है कि राहुल शिवशंकर द्वारा सरकार से पूछे गए प्रश्न क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच का किसी तरह उल्लंघन कर रहे थे, या सरकार ने प्रश्न का उत्तर देने के स्थान पर जनता को संविधान द्वारा दिए गए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपनी सत्ता के दुरुपयोग से कुचलने का प्रयास किया है। हाईकोर्ट के जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने भी यही बात कही है कि जब सरकार से प्रश्न पूछा जाए तो सरकार को उसका उत्तर देना चाहिए, न कि घृणा और वैमनस्य फैलाने जैसे मानहानि के आरोप लगाने चाहिए। मित्रों, आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? क्या सरकार की कार्रवाई सही थी, या यह मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला था, या पत्रकार ने अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन या दुरुपयोग किया है? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय और नए विमर्श के साथ। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।